गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग फिर एक क्वेश्चन लेके आए हैं परसेंटेज का। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन ऐसा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए की आय बी की तुलना में 60% कम है और ए का जो व्यय है बी के व्यय के 60% के बराबर है। यदि ए का आय बी के खर्च के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात पूछा। क्या है? ए और बी की बचत का अनुपात। ठीक ना, ये ए है, ये बी है, ये इसका इनकम है और बी के व्यय के 60% और ये इसका एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना। पूछा हमसे सेविंग का रेशियो पूछा है। ठीक ना, एक सेकंड। ये देखिए हमारा ये है, ए है और ये बी है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन हमारा? ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। ए की जो आय है बी की तुलना में कितना कम है? 60%। यानी बी की आय 5 है तो इसका कितना है? 60% कम इससे, तो 2 हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा। ठीक ना। और बोल क्या रहा है? ए का जो व्यय है बी के व्यय के 60% के बराबर है। ए का जो खर्च है यानी बी के खर्च के 60% के बराबर है। और अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है, यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है। क्या कर रहा है? ए की जो आय है, ए की आय बी के एक्सपेंडिचर के 70% के बराबर है। क्या? ए का है कितना? 2 है। बी का एक्सपेंडिचर का 70% 2 है। ठीक है, 70% देख क्या रहे हैं? 7/10 आ रहा है। हमारा पर्पज सिर्फ क्या होता है? कैलकुलेशन को आसान बनाना। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इसके आय में इसमें भी 2 7 से गुना कर दे, इसमें भी 7 से गुना कर दे, तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? रेशियो ही एक ऐसा चीज है जिसमें गुना कर देने के बाद किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसमें 7 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 35। ठीक ना, 35। अब बोल क्या रहा है कि ए का जो है बी के खर्च के 70% के बराबर है। बी के खर्च के 70% 14 है, तो यहाँ से 100% 70% 14 है, तो 10% आ जाएगा 2, तो 100% क्या आ जाएगा? 20। तो यानी कि बी का खर्च कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और बोल क्या रहा है कि ए का जो खर्च है बी के खर्च का 60% के बराबर है। इसका 60% कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि या 14 रुपया में से 12 रुपया खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 2 रुपया। ये 35 रुपया में से 20 रुपया खर्च कर रहा है तो कितना रुपया बचा रहा है? तो 15 रुपया। तो क्या पूछा? उसके सेविंग का अनुपात ही ना पूछा। उसके सेविंग का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, देखते हैं क्या अगला जो क्वेश्चन है हमारा। ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च करता है। यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कम कितने % कम है? देखिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक ना। यहाँ हम लिखते हैं इनकम, यहाँ लिखते हैं इसका सेविंग, और ये इनकम में से सेविंग घटाएंगे तो क्या निकलेगा? एक्सपेंडिचर। ठीक ना। बोल रहा है ए और बी अब क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च करता है। यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, 20% अधिक है, यानी बी की बचत जो 5 है तो इसका 20% अधिक, ए का कितना होगा? 6 होगा। ठीक ना। और वो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है, ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60%, ए जो अपनी आय का 60% खर्च करता है तो बचाता कितना? 40%। 40% 6 है, 40% 6 है तो 100% कितना हो जाएगा? 20% 3, तो 100% 15। ठीक ना। और बोल क्या रहा है कि बी जो अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है, कितना % बचाता है? 25%। 25% बचाता है, लेकिन यहाँ पे कितना बचा रहा है? 5। 25% का मान 5, तो 100% का मान 25 चौके 100, तो 5 चौके 20, 100% का मान 20 हो जाएगा। ठीक ना। तो पूछ क्या रहा है कि बचाता है, तो पूछ रहा है कि ए की आय बी की आय से कितने % कम है? ए की जो है बी की आय से कितने % कम है? यहाँ से देख रहे हैं कितना कम है? 5 कम है। किससे पूछा है? 20 से ना, 5/20।
1/20 होता है 5%, तो 5/20 क्या हो जाएगा हमारा 25%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉजिक है, पहले हम लोग वो लॉजिक समझेंगे, ठीक है ना। देखिए लॉजिक क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोलता है यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई, यानी इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि होती है, तो शुद्ध आय में 1% की कमी होती है। शुद्ध आय मतलब नेट इनकम, ठीक ना, ये होता है। तो आयकर की दर पूछा। देखिए हम जैसे कि मान लीजिए हम लोग, देखिए हम लोग जो है नेट इनकम निकालते कैसे हैं, पहले ये देखिए। जैसे ये इनकम हुआ, इनकम में से सरकार को हम कुछ टैक्स दिए, तो अब हमारे पास जो बचा वो हमारा क्या हो गया, नेट इनकम। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, हम ही को बहुत ही गरीब आदमी है, साल में 800 रुपया कमाते हैं। साल में जो हम 800 रुपया कमाते हैं, ठीक ना, ये लालू जी के समय की बात है। तो उस समय 800 रुपया कमाते थे, तो 100 रुपया हम सरकार को टैक्स दे देते थे, ठीक। तो 800 रुपया में से 100 रुपया हम सरकार को टैक्स दे देते थे, तो हमारे पास बचता कितना था, 700 रुपया। तो हमारा नेट इनकम जो था कितना था, 700 रुपया था। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कितना परसेंट दर क्या था, रेट क्या था, तो 100 टोटल पे ना हम दे, टोटल से ना 100 रुपया दे रहे थे, तो 100/800 यानी कितना, 12.5%, ठीक। ये हमारा हो गया रेट ऑफ इनकम। उसके बाद देखिए ये लालू जी के समय की बात थी, हम 800 में से 100 रुपया दे रहे थे। जब मोदी जी आए तो उसने क्या क्या, बहुत सारे अभी देख रहे हैं उज्ज्वला गैस योजना, बहुत सारे योजना चला दिए थे, इससे सरकार घाटे में चलने लगे। तो वो सरकार क्या बोले कि अब जो है तुम लोगों को टैक्स बढ़ा के देना पड़ेगा। यानी पहले 100 रुपया देते थे, तो अब कितना देना पड़ेगा, 50 रुपया ज़्यादा, यानी 150 रुपया ज़्यादा। कमा अभी भी हम उतना ही रहे, 800 रुपया ही साल का इनकम है, लेकिन अब टैक्स कितना दे रहे हैं, 150 रुपया। 800 में से 150 रुपया हम सरकार को दे रहे थे, हमारे पास बच कितना रहा है, शुद्ध इनकम कितना बच रहा है, 650 रुपया। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं क्या, टैक्स में 50 रुपया का वृद्धि हुआ, तो हमारे नेट इनकम में कितना रुपया का कमी हुआ, 50 रुपया का। यही लॉजिक समझाना चाह रहे हैं। टैक्स में जितना रुपया का वृद्धि होगा, नेट इनकम में उतना ही रुपया का कमी होगा। यानी टैक्स में जितना भी रुपया का वृद्धि होगा, नेट इनकम में उतना ही रुपया का कमी होगा। ये दोनों का जो है क्या होगा, बराबर होगा, ठीक ना। बस ये लॉजिक आप लोगों को समझाना चाह रहे थे। तो आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आयकर में यानी टैक्स में 19% की वृद्धि हो रही है, और शुद्ध है नेट इनकम में क्या हो रहा है, 1% की कमी है। यानी नेट इनकम का 1% किसके बराबर होगा, टैक्स का 19% के। मतलब टैक्स जैसे कि कोई भी रुपया, कितना भी रुपया, उसका 19% बढ़ा रहे हैं, तो नेट इनकम में हमारा 1% की कमी हो रही है। यानी कि टैक्स का 19% बराबर है नेट इनकम के 1% के। तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा, टैक्स बटे नेट इनकम का 1/19। हमारा जो है नेट इनकम 19 रुपया बच रहा है, कब, जब 1 रुपया हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं। तो पूछा क्या क्वेश्चन में, आयकर की दर, रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो पूछा है रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो हम कितना टैक्स दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं। टोटल रुपया कितना था मेरे पास, 1 रुपया हम तो सरकार को दे रहे हैं। नेट इनकम मेरा बच रहा है 19 रुपया, 19 + 1 क्या हो रहा है, 20 रुपया। तो 1/20 कितना हो जाएगा, 5%। इसका डायरेक्ट जो होता है क्या कि जितना टैक्स है उस वो जितना टैक्स मतलब कि बोल रहा है ये, तो उतना बटे, तो दोनों का जो संख्या हमें दिया रहेगा। जैसे कि बोल रहा है यहाँ आयकर में 19% की वृद्धि, 19% की वृद्धि तथा शुद्ध आय में जितना परसेंट की कमी, दोनों को जोड़ के नीचे में लिख देंगे 1 + 19, और जितने की कमी बोल रही है शुद्ध आय में जो चेंज बोलेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर में लिख देंगे। डायरेक्ट हो जाएगा 1/20 यानी 5%। इस पे एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है कि आयकर में 22% की वृद्धि हो जाने के कारण, आयकर में जो क्या बोल रहा है, 22% की वृद्धि हो जाने के कारण शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाता है। देखिए शुद्ध आय, नेट इनकम में जितने परसेंट की कमी या वृद्धि बोले उसको ऊपर में लिखते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स में वृद्धि या कमी बोले उसको, और शुद्ध आय में जितना परसेंट की कमी है वो दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, नीचे में लिख देते हैं।
3 + 22 कितना हो जाएगा? 3/25। 1/25 होता है 4%, तो 3/25 कितना हो जाएगा? 12% आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझेंगे। देखिए क्वेश्चन अगला हमारा, ताजे फलों में 68% पानी है। ताजा फल है उसमें 68% पानी है, और सूखे मेवे में 20% पानी होता है। सूखा जो मेवा होता है उसमें 20% पानी होता है। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? देखिए जैसे कोई भी फल मतलब कि है अभी ताजा फल है, ताजा फल है तो उसमें कुछ पानी होगा और उसमें कुछ पल्प यानी छिलका भी होगा, उसका गुद्दा होगा जो खाने वाला भाग होता है। अगर हम उसको धूप में दे दें, धूप में दे देने के बाद होता क्या है, उसका जो वाष्प पानी जो होता है, पानी ही ना खत्म होगा क्या? उसका खाने वाला भाग छिलका या गुद्दा वो खत्म तो नहीं होगा? नहीं होगा। तो वही यहाँ पे देख रहे हैं क्या, ताजे फलों में 68% पानी है। जैसे कि फ्रूट है, ताजा फल, इसमें 68% पानी है, तो फ्रूट कितना होगा? खाने वाला भाग 32%। और इसके बाद जब इसको सुखा देते हैं तो जितना खाने वाला भाग है वो तो बचेगा ही ना, सिर्फ क्या होगा? पानी का कमी होगा, पानी खत्म हो जाएगा। और सूखे मेवे में जो कितना % पानी बोला है? 20% पानी है। तो ड्राई फ्रूट जो है, ड्राई फ्रूट मतलब सूखे फलों में 20% पानी है, तो कितना % उसका खाने वाला फल है? 80%। तो ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना। ताजे फल में 32% जो खाने वाला भाग है वो ड्राई फ्रूट सुखाने के बाद जो बचेगा वो दोनों का तो भाग बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से परसेंट तो कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 16 दूना 32, 16 पंचा 80। तो फ्रूट और बटे ड्राई फ्रूट का यहाँ से रेशियो क्या आ गया? 5/2। ये रेशियो आ गया। और बोल क्या रहा है कि 100 किलोग्राम ताजे फलों से 5 का मान 100 दिया है, यानी कि फ्रेश फ्रूट जो है, फ्रेश फ्रूट का मान कितना दिया है? 100 kg, यानी 5 का मान 100, तो यानी कितना गुना? 20 गुना। तो पूछा है कि उससे सूखे फल ड्राई फ्रूट कितने? तो ये 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना कितना हो जाएगा? 2 का 20 गुना 40 kg, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक लाइन का ही क्वेश्चन है, सीधा आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है, एक घोल में 16.5% नमक है जिससे 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। अब घोल में नमक की जो सांद्रता है 20.9% होता है। तो विलयन की प्रारंभिक मात्रा, देखिए नमक और पानी का कोई भी घोल लेते हैं, उसको अगर हम गर्म कर देते तो उसमें जो पानी जो होता है, पानी का ना मात्रा कम बेस होता है, नमक तो हमारा वही रहता है। साल्ट जो होता है हमारा क्या होता है? साल्ट ये कांस्टेंट ही रहता है। और साल्ट का क्वांटिटी हम लोग निकालते कैसे हैं? जैसे कि टोटल सॉल्यूशन लेते हैं, जितना घोल है हमारा, टोटल सॉल्यूशन इनटू नंबर ऑफ मतलब कि परसेंटेज ऑफ साल्ट, कितना परसेंटेज में नमक का ये है, यही होता है। टोटल सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज? जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं क्या, जैसे 200 kg का हमारे 200 लीटर का सॉल्यूशन है, घोल है, ठीक ना। उसमें कह दिया हमारे पास कि 50% जो है इसका ये नमक का मात्रा, 50% नमक का मात्रा है, तो कितना हो जाएगा सॉल्यूशन साल्ट? ये 100 kg हो जाएगा। तो बस यही को कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करते हैं। तो इस ऐसा ही कॉन्सेप्ट था, हम लोग जैसा कि देख रहे थे क्या, आय और व्यय में, मतलब कंजम्पशन और इसमें। तो देख क्या रहे थे, अगर एक जितना रेशियो से बढ़ रहा था उसके घट रहा था, उसके रिवर्स रेशियो से क्या करना पड़ रहा था? उसको बढ़ाना पड़ता था। तो बस वही कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करना है, ठीक ना। तो बोल क्या रहा कि एक घोल में जो है नमक पहले कितना था? 16.5%, 6.5%, जिससे 18 लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। अब घोल में नमक की सांद्रता कितना हो जाता है? 20.9% हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग रेशियो ले लेंगे परसेंटेज से, तो परसेंटेज खत्म हो जाएगा। तो ये देखते हैं कितना हो जाएगा, 15 से 11 टाइम्स ये, 19 से 11 टाइम्स ये चल जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं 15:19 हो रहा है। तो इसका 15:19 हो रहा है। तो नमक का मात्रा को कांस्टेंट रखने के लिए इसके सॉल्यूशन मतलब कि इसका जो विलियन है उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स रेशियो में करना पड़ेगा, 19:15 करना पड़ेगा। यहाँ से देख रहे कितना का हो रहा है, 19 से कितना कम हो रहा है? 4 कम हो रहा है, यूनिट में 4। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, कितने लीटर पानी का वाष्पीकरण हो जा रहा है? 18 लीटर। 4 यूनिट का मान कितना दिया हुआ? 18 लीटर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4.5 लीटर। तो पूछ क्या रहा है कि प्रारंभिक में कितना है? 19 का 4.5 कितना हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा 19 का 19 चौके 76, 19 चौके 76 प्लस 95 का 19 पचे 95, 76 9 प्लस 9.5, तो कितना हो जाएगा 85.5 लीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित गांव में वयस्क आबादी में 42% पुरुष और 24% महिलाएं शादीशुदा है। यह मानते हुए कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से शादी नहीं करता है। मतलब यह मानना है कि एक पुरुष एक ही महिला से शादी करेगा और एक महिला एक ही पुरुष से शादी करता है, और कोई महिला एक से अधिक पुरुष से शादी नहीं करता है। तो अविवाहित रहने वाले वयस्कों की संख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है। इसमें देखिए आंसर में गलत टिक हो गया है, आंसर वो नहीं है, ठीक ना। तो देखते हैं यहाँ से, एक साइड में मेल और फीमेल है, ठीक ना। बोल क्या रहा है कि वयस्क आबादी में 42% पुरुष और 24% महिलाएं जो है क्या है शादीशुदा है। अगर रेशियो ले लेते हैं तो यहाँ से परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा। तो ये देख रहे हैं 7 6 के 42, 4 6 के 24, यहाँ से मेल इंटू फीमेल का रेशियो क्या आ गया 4:7, 4:7 आ गया। हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं 4:7 को 400:700। कोई फर्क पड़ने वाला है तो नहीं पड़ने वाला। तो देखिए टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 1100, ठीक ना। बोला क्या है कि मेल का 42% और फीमेल का 24% क्या है शादीशुदा। मतलब ये है मेल का 42% शादीशुदा और फीमेल का 24%, ठीक ना। देखिए यहाँ से हाँ ठीक है। 400 का 42% कितना हो जाएगा 168। 168 अगर मेल शादीशुदा है तो फीमेल भी कितना हो जाएगा 168 शादीशुदा। तो टोटल कितना हो गया 336। तो 336 तो टोटल शादीशुदा का परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 336/11। तो ये हो जाएगा 11 33 0 6 11 5 55, फिर 30.55%। 30.55% क्या है, ये मैरिड है, मैरिड है। लेकिन हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में अनमैरिड, अनमैरिड पूछा है। तो टोटल तो 100 है, 100 में से 30.55 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 69.45%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक गांव की जनसंख्या है। एक गांव में मेल और प्लस क्या होते हैं फीमेल। एक गांव की जो जनसंख्या है कितना है 9800 है। एक साल में पुरुषों की आबादी में, पुरुषों मेल में जो कितना परसेंट 8% और फीमेल में कितना 5% की वृद्धि हो रही है। तो गांव की जनसंख्या में कितना वृद्धि हो रही है 10,458 हो जाती है, ये हो जाता है। तो यहाँ से हम एक लॉजिक समझाना चाहते हैं। जैसे कि मानिए 700 है प्लस 500 कितना होता है 1200, ठीक ना। 700 में 10% की वृद्धि की है, 10% की क्या की वृद्धि की है। तो ये कितना हो जाएगा 700 का 10% 70, तो 770 हो जाएगा। और इसमें भी हम क्या किए 10% की वृद्धि की है प्लस 10% की। तो 500 का 10% 50, तो ये कितना हो जाएगा 550। तो यहाँ से देखते हैं कितना आ जाएगा 7 5 12 1320 कितना 1200 से 1320 कितना 120। 120 जो है 1200 का कितना परसेंटेज है 120 1200 का 10% है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ भी 10% वृद्धि हो रहा है, यहाँ भी 10% वृद्धि हो रहा है, तो ओवरऑल में भी क्या हो रहा है 10% का वृद्धि हो रहा है। यही ना हम लोग देख रहे हैं। तो यही लॉजिक का थोड़ा सा यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए 8% है, 8% को क्या हम लोग लिख सकते हैं परसेंटेज ब्रेकिंग मेथड 5% प्लस 3%। 5% यहाँ भी वृद्धि हो रहा है, 5% वहाँ भी वृद्धि हो रहा है, तो ओवरऑल में भी 5% की वृद्धि होगी। तो 9800 का 5%, 9800 का 5% कितना हो जाएगा 9 5 45 450 8 5 40 490। बढ़ना कितना चाहिए था 490, लेकिन बढ़ कितना रहा है ये देखते हैं। तो 200 400 658 कितना बढ़ रहा है 658, कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो 8 15 में से 9 6
168, 168 जो ज्यादा है वो आया कहाँ से? ये जो 3% है, यही 3% ना ज्यादा बढ़ रहा है। 3% ज्यादा बढ़ने के कारण कितना बढ़ रहा है? 168। यानी 3% अगर 168 है तो 1% कितना हो जाएगा? 56। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% 5600। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे? एक मिनट क्वेश्चन। तो इससे पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी? 5600 थी। मेल में ही ना 3% बढ़ रहा है, तो गांव में पुरुषों की संख्या कितनी? 5600 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना? इसी पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्या? अगला क्वेश्चन है हमारा, शहर की वर्तमान जनसंख्या। शहर की जो वर्तमान संख्या है 9500 है। यदि पुरुषों की संख्या में 14.2% की वृद्धि हो तथा महिलाओं की संख्या में 17.7% की वृद्धि हो तो कुल जनसंख्या बढ़कर 11,003 हो जाती है। यदि पुरुषों की संख्या का 15% और महिलाओं की संख्या का 18%। लड़कियां हो तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या में अंतर ज्ञात करें। यहाँ से देखते हैं, अगर ऑप्शन भी देखें तो पेन उठाने की जरूरत भी नहीं थी, ऑप्शन से भी हमारा लग जाता है आंसर। देखते हैं कैसे लगता है। ये देखिए 15 में भी 3 छुपा हुआ है, 18 में भी 3 छुपा हुआ है। जो भी आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? 3 का मल्टीपल होगा। अब ऐसा थोड़ा है कि 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि गांव में जो आदमी रहता है तो ऐसा थोड़ा है कि 4.5 आदमी रहता है, 5.5 आदमी रहता है। जो भी आता है वो पूर्णांक में आता है, मतलब कि 4 होगा या 5 होगा या 10 होगा या 12 होगा। ऐसा थोड़ा है 10.5 हो जाएगा, 15.5, ऐसा नहीं होता। तो 3 से आंसर में देखते हैं, 1 ही डिवाइड है 27, तो यही हमारा आंसर हो जाता है इस प्रकार से भी। ठीक ना? लेकिन इसका हम लोग बेसिक देखते हैं, बेसिक मतलब मेन कैसे बनाते हैं, मेन तरीका देखते हैं। देखिए शहर की वर्तमान जनसंख्या है, मेल प्लस फीमेल कितना है? 9500 है। ठीक ना? बोल क्या रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या में 14.2% की वृद्धि और इसमें कितना बोल रहा है? 17.7% की वृद्धि। 17.7% को क्या हम लोग लिख सकते हैं? 14.2 प्लस 3.5%। तो ओवरऑल देखते हैं, ओवरऑल 14.2% इसमें भी वृद्धि हो रहा है, 14.2% इसमें भी वृद्धि हो रहा है। तो 9500 का 14.2% यहाँ भी वृद्धि होगा, तो 9500 का 14.2% क्या हो जाएगा? तो 14.2% परसेंटेज से तो 100 कट जाएगा। 14 गुना 100 करते हैं तो 1400 होता है। 14 पंचे 70, 1400 में 70 घटाते हैं तो कितना होता है? 1330। 1330 प्लस 95 गुना 2, 95 गुना 190, 190 बटे 10, 19, 130, 1349 हो जाएगा। ठीक ना? कितना बढ़ना चाहिए था? 1349, लेकिन बढ़ कितना रहा है? टोटल कितना हो जा रहा है यहाँ पे? 11,003 ना। तो बढ़ कितना रहा है? 9500, 500 इधर, 1000, 1500, 1503 बढ़ रहा है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 13 में से 9 गया 4, 9 से 4 गया 5, टोटल कितना ज्यादा कितना बढ़ रहा है? 154 जो है एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, 154 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ कितना? 3.5% एक्स्ट्रा है, 3.5% एक्स्ट्रा है यहाँ, लेकिन उधर कितना? 154, यानी कि 3.5 का मान कितना दिया हुआ? 154 दिया हुआ। यहाँ से अगर ये पॉइंट उड़ाते हैं तो ये यहाँ पे 0 हो जाता है। 35% का मान 1540 दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर 7 से डिवाइड करते हैं दोनों में तो 7 × 5 = 35। 5% का मान कितना हो जाएगा? 220। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो 20 गुना, तो 22 दूना 44, 4400। फीमेल अगर 4400 है तो मेल कितना होगा? 5100। और बोल क्या रहा है? यदि पुरुषों की संख्या का 15% लड़की है, पुरुषों की संख्या का 15%, इसका जो है 15%, इसका 15% कितना हो जाएगा? 5100 का 15%, 51,510 और 50 × 5 = 250, 255। 51 गुना 15 ना, 51,510 और 255, 5 × 5 = 765, 765। और यहाँ से 4400 का 18% बोला, 4400 का 18%, 4400 का 18% कितना हो जाएगा?
तो 44 गुना 18 हो जाएगा कितना, 44 दूना 88, 88 गुना 9, 88 गुना 9 कितना हो जाएगा, 9 अठे 72, 9 अठे 72, 792, 792। यहाँ से देखिएगा तो कितना ज़्यादा है, से लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 27 का डिफरेंस है, तो 27 ऐसे भी आंसर आ गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये ठीक है, ये सीजीएल का प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी पैटर्न पे। क्वेश्चन दिया हुआ 2010 में एक लाइब्रेरी में 2 श्रेणियों में कुल 11,500 किताबें थी, फिक्शन और नॉन फिक्शन, फिक्शन और नॉन फिक्शन। कितना किताबें थी, 11,500 2010 में। 2015 में पुस्तकालय में इन 2 श्रेणियों में 12,760 पुस्तकें थी। कितना पुस्तकें, 12,760। इस अवधि के दौरान फिक्शन श्रेणी में 10% की वृद्धि हुई है और इसमें नॉन फिक्शन में 12% की वृद्धि हुई है। 10% यहाँ वृद्धि हुई है, 10% यहाँ भी, लेकिन 2% इसमें एक्स्ट्रा हुई है। तो 11,500 का 10%, 11,500 का 10% कितना होता है, 1150 होना चाहिए था वृद्धि, लेकिन हो कितना रहा, 11,500, 500 7 5 1260। तो कितना ज़्यादा वृद्धि हो रहा है, 0 6 में से 5 गया 1, तो 110 ज़्यादा हो रहा है, 2%। 2% का मान 110 है, तो यहाँ से 100% का मान कितना आ जाएगा, 5500। यदि नॉन फिक्शन बुक जो है 2010 में 5500 था, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4000, ये 6000 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 2010 में। तो उसके बाद पूछा क्या हमसे, 2015 में लाइब्रेरी में फिक्शन किताबें कितनी है। 2015 में लाइब्रेरी में, 2010 में 6000 था, लेकिन 2015 में कितना 10% वृद्धि हुआ। 6000 का 10% कितना हो जाता है, 600। 6000 का 10% 600 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 6000 प्लस 600, 6600 बुक हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 6600। ठीक है ना, चलिए आज रहने दीजिए, आज यही क्लास को समाप्त करते हैं, इसके बाद कल की कल देखेंगे। ठीक है ना, आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।